हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बाय दर्शन के हमारे सीरीज में हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम। तो आज आगे पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो अलग अलग क्राइटेरिया है एनिमल किंगडम में, मतलब एनिमल किंगडम में हमने देखा था कि अलग अलग क्राइटेरिया को यूज करके हम एनिमल को उसके पर्टिकुलर फाइलम में रखते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था कि नोटोकॉर्ड के बेसिस में हमने एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले शुरू करने से पहले कि आज क्या करेंगे हम लोग, हर एक फाइलम मतलब फर्स्ट फाइलम से लेकर लास्ट फाइलम तक एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि किस बेसिस में हमने फाइलम को अलग किया है और क्या कैटेगरीज है और हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो एनिमल है उनको, जो एनिमल्स है या एनिमल किंगडम है, जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के मतलब नोटोकॉर्ड अगर है तो उसे क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, उसके बेसिस पे हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होता है नॉन क्वाडिट। पहला क्या होता है बेटा? नॉन क्वाडिट और नॉन क्वाड्रेटा। इसका मतलब क्या हुआ? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। मतलब इस कैटेगरी में जितने भी फाइलम, जितने भी एनिमल है उनके पास क्या नहीं है? नोटोकॉर्ड नहीं है। अच्छा, जिसके पास नोटोकॉर्ड उसे हम क्या बोलेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटा। दैट मींस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन से फाइलम को पढ़ने वाले हैं नॉन क्वाड्रेट्स में और कौन से मतलब ग्रुप्स को या फाइलम से जो भी क्लासेस है पढ़ने वाले हम क्वाड्रेट्स में। तो देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिकली क्या है ना, क्वाड्रेटा जो है ना वो एक्चुअली में एक फाइलम ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल कितने फाइलम हम पढ़ने वाले हैं और क्वाड्रेटा की कितने वैरायटी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है क्लास लेवल तक। तो हम सब देखेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नॉन क्वाड्रेट्स में क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो नॉन क्वाड्रेट्स में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा और निडारिया। ठीक है। नेक्स्ट टीनोफोरा। फिर प्लैटीहेलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस, देन एस्केहेलमिंथस, देन एनीलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलुस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, एंड फाइनली हम पढ़ेंगे हेमीक्वाड्रेटा। हेमीक्वाड्रेटा। ठीक है। वैसे ही अगर हम क्वाड्रेट्स में देखेंगे तो बेसिकली क्वाड्रेट्स को हम ब्रॉडली तीन पार्ट में या तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला उसे कहते हैं यूरो क्वाड्रेटा। दूसरा जो उसे कहते हैं सिफेलो क्वाड्रेटा। और जो लास्ट है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में हमें फिर से दो कैटेगरीज मिल जाएंगे। एक होता है एनाथोस्टोम, एक होता है एनाथोस्टोम या जिसको हम कहते हैं जॉलेस। ठीक है, लिख लेते हैं एनाथोस्टोम। और दूसरा होता है नैथोस्टोमेटा। अच्छा, इसको हम नैथोस्टोम भी कह सकते हैं, नैथोस्टोमेटा भी कह सकते हैं। तो लिख देते हैं इसको नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा। ठीक है। अच्छा, ए नैथोस्टोम। अच्छा, पहले मैं थोड़ा बता देता हूं
ये जो क्वाड्रेट्स है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब तीन कैटेगरीज है, एक है यूरोक्वाड्रेटा, दूसरा सेफेलोक्वाड्रेटा है और तीसरा है वर्टिब्रेटा। मैं एक बेसिक मतलब डिफरेंस बता देता हूं, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, यूरोक्वाड्रेटा सेफेलोक्वाड्रेटा इनमें क्वाड्रेटा होता है, लेकिन क्वाड्रेटा किस लाइफ के किस स्टेज में होता है उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया, हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, वर्टिब्रेटा मतलब इस केस में क्या होता है कि ऐसे क्वाड्रेट्स जिनके केस में नोटोकॉर्ड के बदले में, मतलब नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड विद वर्टिबल कॉलम। अगर वर्टिबल कॉलम आ चुका है किसी क्वाड्रेट्स के अंदर तो हमने उसको किस में कैटेगराइज कर दिया है, वर्टिब्रेटा। उसके दो कैटेगरीज, एक है एनाथोस्टोमेटा मतलब जॉलेस, मतलब ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जॉ नहीं है, जिनके पास जॉ नहीं है उनको क्या कहते हैं, एनाथोस्टोमेटा। नाथोस्टोमेटा किसको कहते हैं, विथ जॉ। अब ये जो एनाथोस्टोमेटा है इसका हमें एक क्लास मिलेगा, ये भी हमें पढ़ना है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी आपको हम मैं लिख के देता हूं, जैसे कि पेट्रोमाइजोन, देन माइक्सिन एटसेट्रा। ठीक है, अब नेथोस्टोम को भी हम अगर देखेंगे तो नेथोस्टोम में दो कैटेगरीज है, फिर से नेथोस्टोम में क्या मिलेगा हमें, फिर से हमें दो कैटेगरीज मिल जाएगा। सो लेट अस राइट, नेथोस्टोम में फिर से दो कैटेगरीज मिलेगा। एक होता है पीसेस, मतलब फिश की बात कर रहे हैं, मतलब दिस एनिमल्स आर एक्वेटिक एंड दे बेयर फिन्स। अब यहां पे ध्यान देना है कि जो विथ जॉ, मतलब नेथोस्टोम में ऐसे एनिमल, ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जॉ है, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब किसके कौन से ऑर्गन को यूज करके वो लोकोमोट करते हैं। जैसे पीसेस अगर हम देखेंगे सो दे हैव, मैंने लिखा है दे बेयर फिन्स, इनके पास फिन्स होता है, मतलब ये एक्वेटिक है, मैं फिश की बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा कैटेगरी होता है टेट्रापॉड, दे बेयर लिम्स लाइक अस, वी आर आल्सो कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, अब पीसेस का भी हमें यहां पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फिर से दो कैटेगरीज में, पीसेस को फिर से हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉन्ड्रिक्थीस, और दूसरा होता है ऑस्टिकथीस। ठीक है, अब कॉन्ड्रिक्थीस मतलब क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिश। ऑस्टिकथीस का मतलब क्या होता है, बोनी फिश। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कार्टिलेजिनस फिश में क्या होता है, एंडोस्केलेटन जो होता है वो बना होता है कार्टिलेज से, और जो ऑस्टिकथीस होता है उनके केस में किससे बना होता है, बोन से। मतलब स्केलेटल सिस्टम किससे बना है उसके बेसिस पे हमने फिश को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है कॉन्ड्रिक्थीस जिनके केस में एंडोस्केलेटन या जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना होता है कार्टिलेज से, उसे कहते हैं हम कार्टिलेजिनस फिश या कॉन्ड्रिक्थीस। और ऑस्टिकथीस का मतलब इन फिशेस के केसेस में जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है बोन से। ये बेसिक डिफरेंस है। और बचा कौन सा हमारे पास, टेट्रापॉड। तो टेट्रापॉड के बारे में हम लिख लेते हैं, इसकी कितने कैटेगरी है, सबसे पहला है एम्फीबियन, ये पढ़ेंगे हम। फिर है रेप्टाइल्स, फिर है एव्स, फिर है मैमल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इतने सारे जो टॉपिक या इतने सारे जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, इतने वैराइटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये सारे के सारे जो ग्रुप्स है इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले। तो आप देख सकते हो, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि जो एनिमल किंगडम है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड अगर है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटा, अगर नहीं है तो उसे कहते हैं नॉन क्वाड्रेट्स। अच्छा, उसमें हम कितने फाइलम पढ़ेंगे, इतने सारे फाइलम पढ़ेंगे। क्या क्या है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, निडारिया, देन टिनोफोरा, देन प्लैटिहेलमिंथस, देन एस्केलमिंथस, देन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकारोडर्मेटा एंड फाइनली हेमीक्वाड्रेटा। उसके बाद जो आपका क्वाड्रेट वाला पार्ट है इसमें कितने वैराइटीज है, तीन, पहले हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, यूरोक्वाड्रेटा, सेफेलोक्वाड्रेटा, वर्टिब्रेटा एंड फाइनली वर्टिब्रेटा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ए नाथोस्टोमेटा, नाथोस्टोमेटा। अच्छा, ए नाथोस्टोमेटा मतलब जॉलेस, जिस एनिमल के पास या जिस वर्टिब्रेट के पास जॉ नहीं होता है उसको बोलते हैं ए नाथोस्टोमेटा, और जिसके पास जॉ होता है उसे कहते हैं नाथोस्टोमेटा।
और ये नाथोस्टोमेटा में फिर से कौन सा एक क्लास और है, एक और है, उसे पढ़ेंगे, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, माइक्सिन। और नाथोस्टोमेटा को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है पीसेस, दूसरा है टेट्रापॉड। पीसेस मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फिशेस की बात कर रहे हैं, और जो फिशेस है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है कॉन्ड्रिक थीस, दूसरा है ऑस्टिक थीस। कॉन्ड्रिक थीस का मतलब क्या हो गया, कार्टिलेजिनस फिश। ऑस्टिक थीस का मतलब क्या हो गया, बोनी फिशेस। एंड फाइनली टेट्रापॉड जो है वो कितने कैटेगरी, कितने उसमें क्लासेस है, चार पढ़ेंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट, द, एक सेकेंड। So this is the table. ये टेबल बना लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग आज शुरू करेंगे हमारा जो फाइलम पढ़ना है, फाइलम स्टडी शुरू करेंगे। जो सबसे पहला फाइलम उसको हम पढ़ेंगे, जो फाइलम सबसे पहला है उसका नाम है फाइलम पोरीफेरा, और इनको हम कॉमनली कहते हैं स्पंजेस। आप देख सकते हो इसमें लिखा है दिस आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब फाइलम पोरीफेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर है विच इज इंस्पायर्ड बाय, और इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दी स्पंजेस। इसका नाम है स्पंज बॉब। आपने कभी ना कभी इसको कार्टून, ये कार्टून कैरेक्टर है जो कि इसी फाइलम के इसी फाइलम के अंदर जो एनिमल होते हैं स्पंजेस, उससे इंस्पायर्ड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके, सो लेट अस स्टडी। अब देखो, सबसे पहला आपको ये जानना होगा कि जो पोरीफेरा है, एक हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो पोरीफेरा का नाम सबसे पहले क्यों आया, पोरीफेरा पहले हमें वो समझना पड़ेगा। देखिए, पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बेयरिंग एनिमल्स। क्या मतलब होता है बेटा, पोर बेयरिंग एनिमल्स। इसका मतलब है इस एनिमल के बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है, इस फाइलम में जितने भी एनिमल है उनके पास बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है पोरीफेरा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जितने भी पोर्स मैंने बनाए हैं इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं बेटा, ऑस्टिया। ठीक है, अब ये ऑस्टिया क्या है, इसका क्या फंक्शन है, हम सब पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस एनिमल के बारे में कुछ और जानकारी या कुछ और इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले पोरीफेरा और पोरीफेरन्स आर कॉमनली known as sponges, and these are aquatic, mostly marine, and show asymmetry। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज एनिमल्स आर ससाइल इन नेचर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो एनिमल है स्पंजेस, मतलब ये पोरीफेरा, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स इनको हम कॉमनली कहते हैं स्पंजेस, और ये मोस्टली मराइन होते हैं और सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब हमेशा एक जगह पे सबस्ट्रेटम में अटैच होता है। सिसाइल का मतलब क्या होता है, अटैच्ड विथ दी सबस्ट्रेटम, अटैच्ड विथ दी सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। और ये एक्वेटिक एनिमल है, मतलब पानी में रहते हैं, और मोस्टली कहां मिलेंगे हमें, समुद्र में। दे आर मोस्टली, देखिए मैंने यहां पे लिख के दिया, दे आर मोस्टली मराइन। कहां मिलेंगे हमको, समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या सारे के सारे समुद्र में मिलते हैं, नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि स्पंजेला। So spongella is the exception. It is a fresh water sponge. ठीक है, तो स्पंजेला क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज। चलिए, तो हमने क्या जाना कि इस फाइलम में जितने भी एनिमल है उनकी बॉडी में माइन्यूट पोर्स, बहुत सारे पोर्स होते हैं, दे हैव मेनी पोर्स ऑन देयर बॉडी। दैट इज व्हाई दिस एनिमल्स आर नोन एज पोरीफेरेंस। एंड कॉमनली इन एनिमल को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉमनली इस एनिमल को हम कहते हैं स्पंजेस। क्या कहते हैं बेटा, स्पंजेस। अब ये एनिमल कहां पे रहता है, एक्वेटिक होता है, और ज्यादातर हमें कहां मिल जाएंगे, मराइन एनवायरनमेंट में। अच्छा, क्या फ्रेश वाटर में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, मैंने बताया एक्सेप्शन कौन है, स्पंजेला। कहां मिलता है, फ्रेश वाटर में। तो ज्यादातर हमें कहां मिलेंगे, मराइन वाटर में। कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि हमें फ्रेश वाटर मिलेगा, बट मैक्सिमम हमें कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में।
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया, और क्या बताया मैंने कि दे आर ऑलवेज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जीवन भर एक जगह पे अटैच रहते हैं, कभी मूव नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ससाइल। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि दे शो असिमेट्री, इनके पास किस तरह की सिमेट्री होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर सिमेट्री, बॉडी में कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होता है, तो ये असिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ स्पंजेस में ना मतलब सिमेट्री दिख भी जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्पंजेस हैव वेरियस सिमेट्री, स्पंजेस हैव वेरियस सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे स्पंजेस हैं जिसमें सिमेट्री है भी, लेकिन ज्यादातर स्पंजेस में सिमेट्री नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि स्पंजेस हैव वेरियस सिमेट्री, इट वेरीज। ओके, चलिए अब हम आगे बात करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि स्पंजेस आर द मोस्ट primitive multicellular, okay, most primitive multicellular animals with cellular level of organization। ठीक है, तो स्पंजेस आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल विच शोज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पुराना एनिमल है जिसके पास क्या होता है, मतलब ये दुनिया का सबसे पुराना एनिमल में से है जो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो स्पंजेस है ना, इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हमने देख लिया कि सर आपने बताया कि इनकी बॉडी में क्या होता है, पोर्स होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टिया। ये का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो है इनके पास होता है, वो क्या होता है बेटा, वो होता है इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वो क्या होता है, नाउ लेट अस ड्रॉ एंड डिस्कस। अब क्या करेंगे ना, जैसे पिछले वाले डायग्राम में हमने क्या किया, पिछले वाले डायग्राम में हमने जो एनिमल है उसको हमने ऊपर से बनाया था, अब हम क्या करने वाले ना, एलएस लेने वाले। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। आई होप आपको पता होगा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब, अगर ये पेन है, अगर मैंने इसको ऐसे यहां से कट कर लिया इक्वल हाफ में, तो जो सेक्शन बनेगा उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो अगर हम एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेंगे स्पंज का, सो लेट अस ड्रॉ, अगर हम एक स्पंज का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें वो डिस्कस करना है। तो अगर हमने किसी स्पंज का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया तो हमें क्या दिखेगा, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये जो हमें यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, दिस आर नथिंग बट दिस आर ऑस्टिया। ये क्या है, ये ऑस्टिया है, ये सब के सब क्या है, ऑस्टिया है। यहां से क्या हो रहा है कि पानी जो है वो अंदर आता है। ठीक है, ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, और अंदर में ये जो कैविटी हमें दिख रहा है इसका एक अलग नाम है, इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसेल। और हमने यहां पे जो डायग्राम बनाया है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलएस ऑफ स्पंज, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्पंज। ठीक है, अब पानी जो है वो कंटिन्यूसली किसके अंदर आ रहा है, इस स्पॉन्जोसील या इस कैविटी के अंदर आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, हमने अभी पढ़ा था कि स्पंजेस जो है उनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू पानी क्या होता है, कंटिन्यूसली अंदर आता जाता है, और निकलने के लिए सिर्फ एक ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग, ऐसे यहां से पानी निकल के चला जाता है, और इसका नाम है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम, ठीक है, एक बार प्रीवियस वाला जैसे डायग्राम देख लेते, ये जो ओपनिंग है ये ऑस्क्यूलम है। तो पानी ऑस्टिया से अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम से बाहर आता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये एक वाटर कैनाल सिस्टम या एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है। ये जो यहां पे आपको दिख रहा है कि पानी कंटिन्यूसली ऑस्टिया से अंदर आ रहा है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल के जा रहा है, तो इट इज क्रिएटिंग अ सिस्टम। व्हाट सिस्टम, इट इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, आपने बताया कि जो ये पोरीफेरा है इनके केस में बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे पोर होते हैं, उनके अंदर से पानी अंदर जा रहा है कंटिन्यूसली और ऑस्कुलम से बाहर आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर ये पानी अंदर कौन लेके जा रहा है? क्या ये ऑटोमेटिकली जा रहा है या यहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस है? मैकेनिज्म क्या है सर, कैसे अंदर जा रहा है? देखिए, इसको अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पॉन्जोसील है इसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है यहां पे हमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलते हैं लाइक दिस। यहां पर स्पॉन्जोसील के लाइनिंग में हमें इस तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलते हैं और ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं कोलार सेल। क्या कहते हैं बेटा? कोलार सेल। और इन सेल में क्या होता है? फ्लैजेला होता है, ठीक है। और ये जो फ्लैजेला मतलब वाले या फ्लैजेला वाले जो सेल है वो कंटिन्यूअसली एक मूवमेंट बनाता है, एक स्ट्रीमिंग मूव, मतलब पानी को अंदर की तरफ खींचता है। तो अगर आप अभी मैंने बताया ना कि सर आपने बताया था कि पानी तो अंदर जा रहा है, लेकिन ऐसा कौन कर रहा है, कि मतलब ऐसा क्या है कि पानी अंदर जा रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो यहाँ पे सेल मैंने बनाया है ये रिस्पॉन्सिबल है। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे तो आपको समझने में ईजी होगा। सो इस तरह का होता है ये सेल लाइक दिस, और इसमें से इस तरह से फ्लैजेलम, ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्लैजेला, ठीक है। और ये जो सेल है इसे बोलते हैं कॉलार सेल। एक और नाम है, इसे हम कह सकते हैं क्वानोसाइट। क्वानोसाइट, कोलार सेल भी कह सकते हैं, क्वानोसाइट भी कह सकते हैं। तो यहां पे जो वाटर कैनाल सिस्टम या जो यहां पे हम कह सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब पानी को जो अंदर कंटिन्यूसली लेकर के आ रहा है और कंटिन्यूसली बाहर फेंक रहा है, ये कौन कर रहा है? इस काम में कौन मदद कर रहा है? कोलार सेल। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों होता है इस एनिमल के केस में कि पानी कंटिन्यूसली, वाटर कंटिन्यूसली अंदर आ रहा है, कहां से? ऑस्टिया से, और बाहर जा रहा है कहां से? ऑस्कुलम से। ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर कोई ना कोई पर्पस होगा ना, ऐसे तो कोई काम नहीं होगा ना, एनिमल ऐसे तो कोई एक एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? व्हाट इज द रीजन? अब देखो, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, ये बहुत सारे मतलब कामों में मदद करता है, बहुत सारे मतलब फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शंस है अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग। दूसरा एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। और लास्ट एलिमिनेशन ऑफ और एक्सक्रीशन ऑफ और सिंपली लिख सकते हैं इन एक्सक्रीशन। अब क्या एक्सक्रीट करते हैं? ये अमोनिया रिलीज करते हैं। ये जो एनिमल है ये क्या रिलीज करते हैं? ये अमोनिया रिलीज करते हैं, मतलब ये अमोनोटेलिक होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ये जो कोलार सेल है इसका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो बॉडी वॉल है, ठीक है, ये जो बॉडी वॉल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो बॉडी वॉल है जिसमें क्या लाइन करके रखा है? ये क्वानोसाइट्स। तो स्पंज का जो इनर मोस्ट जो मतलब लाइनिंग है और जो टोटल बॉडी वॉल है, हमें उसको मैग्नीफाई करके देखना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ऐसा मतलब ये कैसे होता है, ये काम कैसे होता है, हमको डिटेल में समझ में आएगा। सो लेट अस ड्रॉ। तो नाउ वी विल ड्रॉ द बॉडी वॉल। तो मान लो कि जो हमने एलएस सेक्शन लिया था उसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे मैग्नीफाई कर लें, थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं, तो हमें यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो हमने यहां पे क्या किया है, हमने बस स्पंज के बॉडी वॉल का, ये जो बॉडी वॉल है इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया है। तो दो पार्ट को हमने मैग्नीफाई कर दिया है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑस्टिया, ये ऑस्टिया है, और ये अंदर का जो पार्ट है ये है स्पॉन्जोसील, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे ड्राइंग बना के देखेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि अंदर की तरफ हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से कोलार सेल, इनर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लाइनिंग is actually covered by or it is lined by कोलार सेल और क्वानोसाइट, ठीक है। तो अंदर की तरफ हमें क्या मिल जाएंगे? सब कोलार सेल या क्वानोसाइट। और इसमें क्या होगा? ऐसा
फ्लैजेला होगा लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, ये जो लेयर है ये तो हमने देखा अंदर वाला लेयर है। अच्छा, अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसमें भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन, अलग तरह के सेल्स दिखेंगे लाइक दिस। और यहां पे जो सेल्स दिखेंगे वो अलग होंगे, ये थोड़े से फ्लैट शेप के सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पिनैकोसाइट्स। और ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं पिनैकोडर्म। ध्यान से समझना, आउटर मोस्ट मतलब बॉडी वॉल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है पिनैकोडर्म। पिनैकोडर्म which are made up of the cells which are flattened in shape and known as पिनैकोसाइट। ठीक है। और ये वाला जो इनर मोस्ट लेयर है इसका नाम है क्वानोडर्म, इसको हम कहते हैं क्वानोडर्म। और ये बना किससे है? क्वानोसाइट से। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों लेयर के बीच में हमें क्या दिखेगा? हमें इन दोनों लेयर के बीच में जिलेटिनस लेयर दिखेगा जिसको हम मीजोहायल कहते हैं। इनके बीच में हमें जो मिलेगा एक जिलेटिनस लेयर, इसको हम कहते हैं मीजोहायल। ठीक है। और इसके अंदर हमें मिल जाएगा कुछ इरेगुलर शेप सेल विच आर नोन एज अमीबोसाइट्स। और ये अमीबोसाइट के बहुत सारे फंक्शंस है बेटा। सो दिस आर अमीबोसाइट्स। ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। दिस आर अमीबोसाइट्स विच हैव वेरियस फंक्शंस। ठीक है। क्या क्या फंक्शन है? देखिए, डाइजेशन में हेल्प करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, इवन एंडोस्केलेटन जो होता है स्पंजेस का उसको सीक्रेट करने भी, मतलब ये उसको सीक्रेट भी करता है। अब क्या होता है एंडोस्केलेटन अभी समझेंगे। तो हमने क्या बोला कि आउटर मोस्ट जो लेयर है उसका नाम है पिनैकोडर्म, इनर मोस्ट जो लेयर है उसको हम कहते हैं क्वानोडर्म, और बीच में जो जगह है इट इज फिल्ड विद अ जिलेटिनस लेयर कॉल्ड मीजोहायल। अच्छा, एक चीज और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा कि क्वानोडर्म और पिनैकोडर्म के बीच में जो ऑस्टिया है, यहां पे जो सेल्स है जो लाइन करके रखा है, जो इलोंगेटेड देख सकते हो आप, इसे इलोंगेटेड जो सेल्स है, स्पिंडल शेप इलोंगेटेड सेल्स, इनको हम कहते हैं पोर सेल्स। इनको हम कहते हैं पोर सेल। ठीक है। और पानी इसके थ्रू आ रहा है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑस्टिया। यहां से पानी अंदर आता है लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज हम समझेंगे, जो हमें जानना है वो ये है कि स्पंजेस जो है ना, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी एनिमल का अगर प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है तो एनिमल लोकोमोट नहीं कर सकता। तो मैंने आपको एक काइट एग्जांपल दिया था। तो नोटोकॉर्ड जब हमारे एनिमल की बॉडी में सबसे पहले बना तो जाके एनिमल को क्या मिला? प्रॉपर फ्रेमवर्क मिला। तो वैसे ही स्पंजेस का भी अपना फ्रेमवर्क है। तो इनके पास क्या होता है ना, सो स्पंजेस हैव एंडोस्केलेटन, sponges of endoskeleton made up of spicules. Now the spicules can be of two type, calcareous, siliceous. ठीक है। अच्छा, एक और भी वैरायटी हो सकता है। ये तो हमने कॉम्पोजिशन मतलब किससे बनाए, सिलिसिक एसिड से बनाए तो सिलिशियस, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से बनाए तो कैल्केरियस। अब इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम स्पिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो, स्पिक्यूल्स क्या हो सकते हैं ना, ऐसे नीडल शेप के हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे नीडल शेप के भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे ब्रांच हो सकते हैं। और एक ब्रांच, एक बार ब्रांच हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस भी हो सकते हैं लाइक दिस, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब दो तरह की स्पिक्यूल, मतलब स्पिक्यूल को फिर से आप डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे क्राइटेरिया के बेसिस पे, जिसको हम कह सकते हैं ब्रांच, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। अच्छा, ब्रांच और अनब्रांच का मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्पिक्यूल जिनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक स्ट्रेट नीडल के जैसा है, उसे हम कहेंगे अनब्रांच, और जिनमें अलग अलग मतलब ब्रांचिंग है उसे हम कहेंगे ब्रांच। ठीक है। तो स्पिक्यूल्स जो कि एंडोस्केलेटन बनाता है किसका? स्पंज का, मतलब स्पंज का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है। एंडोस्केलेटन जो बना होता है किससे? स्पिक्यूल से, जो कि जिसको हमने दो तरह से डिवाइड किया, एक कि उसमें ब्रांचिंग है या नहीं है, अगर ब्रांचिंग है तो उसे हम कहते हैं ब्रांच, अगर नहीं है तो उसे कहते हैं अनब्रांच। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है तो उसे कहते हैं हम लोग कैल्केरियस, और अगर वो सिलिशियस मतलब सिलिसिक एसिड से बना है तो उसे कहते हैं सिलिशियस। अच्छा सर, इसके अलावा और भी कुछ मतलब कोई और एंडोस्केलेटन कंपोनेंट है क्या? हाँ है, एक और एंडोस्केलेटन कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये तीन अलग अलग तरह के
मतलब एंडोस्केलेटन कंपोनेंट हो सकता है जिससे कि स्पंज का एंडोस्केलेटन बन सकता है। या तो वो कैलकेरियस स्पिक्यूल से बना होगा विच कैन बी ब्रांच और अनब्रांच, या तो सिलिशियस स्पिक्यूल से बना होगा विच कैन बी ब्रांच और अनब्रांच, या फिर वो सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर से बना होगा। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप पढ़ोगे, हम अभी थोड़ी देर बाद एग्जांपल पढ़ेंगे, यू स्पॉन्जिया जो कि एग्जांपल है पोरीफेरा का, जिसका कॉमनली जिसको हम कहते हैं बर्थ स्पॉन्ज, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, हम नहाते वक्त उसको हम यूज करते हैं एज अ स्क्रैबर, ठीक है। तो जो बर्थ स्पॉन्ज है वो बहुत सॉफ्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो बना किससे है, उसका एंडोस्केलेटन क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो स्पंजेस है इनके केस में जो एंडोस्केलेटन है, मतलब ये जो स्पिक्यूल्स है, स्पॉन्जिन फाइबर्स है, ये सब कौन बनाते हैं? ये फिर से मैंने बताया था ना, एमीबोसाइट के बहुत सारे फंक्शंस है, तो एमीबोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स और इवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या देखा कि जो बॉडी वॉल है उसको अगर हम देखेंगे तो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर के बीच में हमें क्या दिख रहा है, मेसोहाइल जो कि जिलेटिनस लेयर है, और हमें क्या मिलेगा, इर्रेगुलर शेप के सेल्स मिलेंगे जिसको हम कहते हैं अमीबोसाइट। और क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्पिक्यूल्स, एंड द स्पिक्यूल्स कैन बी ब्रांच और अनब्रांच। सो व्हाट आई एम ड्राइंग नाउ, दिस आर रिप्रेजेंटिंग स्पिक्यूल्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह के स्पिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्पिक्यूल क्या हो सकते हैं, कैलकेरियस भी हो सकता है, सिलिशियस भी हो सकता है, वी डोंट नो, इट वेरीज फ्रॉम ईच, मतलब हर स्पंज के लिए अलग अलग होता है। इसके अलावा हमें और क्या मिलेगा, स्पंजिन फाइबर, ठीक है, ये जो मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटिंग स्पंजिन फाइबर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं स्पंजिन फाइबर, और जो येलो कलर से मैंने बनाया है इट इज रिप्रेजेंटिंग स्पिक्यूल्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो स्पंजेस है उसके जो बॉडी वॉल के अंदर हम देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चल गया कि आउटर मोस्ट वॉल का नाम क्या है, पिनाकोडम, और एक फ्लैटेंड फ्लैट शेप के सेल से बने होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं पिनाकोडम और पिनाकोसाइट। सेल का नाम पिनाकोसाइट है, लेयर का नाम है पिनाकोडम, और जो स्पॉन्जोसेल मतलब इनर मोस्ट जो लेयर है कैविटी में, इट इज लाइंड विद क्वानोसाइट और कोलार सेल। और ये क्या करता है, ये बेसिकली मतलब बहुत सारे काम है, उसमें से मेन काम क्या होता है, जो कनाल सिस्टम है मतलब पानी को जो कंटिन्यूअसली अंदर लाता है, इसमें हेल्प करता है। और क्या करता है, जो अब एक चीज अब हम आगे समझेंगे एक छोटे से डायग्राम से, मतलब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप मतलब देखोगे, इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है कि वाटर जो है वो ऑस्टिया से कहां पे जा रहा है, स्पॉन्जोसील मतलब अंदर का जो कैविटी वहां जा रहा है, आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली जा रहा है, कंटिन्यूअसली अंदर जा रहा है ना, और स्पॉन्जोसील से बाहर निकल रहा है किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो ये जो एक सिस्टम यहाँ पे बन रहा है इसी को हम कहते हैं वाटर कनाल सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ये जो वाटर कनाल सिस्टम है, वाटर कनाल सिस्टम, अच्छा पहले इसकी कुछ वैरायटीज है पढ़ लेते हैं, मतलब उसके ना 3 वैरायटीज होते हैं। नंबर 1 इसको हम कहते हैं एस्कोनॉइड, देन नंबर 2 साइकोनॉइड, और नंबर 3 ल्यूकोनॉइड, ठीक है। अब ये क्या होता है एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो एस्कोनॉइड मतलब जो वाटर कनाल जो सिस्टम है बहुत सिंपल है, आप देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा होगा कि पानी आया स्ट्रेट अंदर चला गया, पानी आया स्ट्रेट अंदर चला गया, पानी आया स्ट्रेट अंदर चला गया, तो स्ट्रेट कनाल्स यहाँ पे बने हुए हैं, सो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अगर आप देखोगे साइकोनॉइड, ठीक है, साइकोनॉइड में अगर आप देखोगे तो ये ऑस्टिया है, मान लो कि ये ऑस्टिया है, तो ये आप पाथ देखो, ठीक है, रूट देखो कि पानी को कैसा रूट लेना पड़ रहा है, सी, ठीक है। पहले जैसे सिंपल था, सीधा स्ट्रेट अंदर जा रहे थे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, घूम के, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन जो है थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे इट इज नॉट सिंपल, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे सिंपल कौन सा वाटर कनाल सिस्टम होता है, एस्कोनॉइड, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, साइकोनॉइड, और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, ल्यूकोनॉइड। देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये देखिए कि पानी यहां से आया, फिर यहां गया, फिर ये अंदर आया, फिर आप देखोगे ये पानी यहां से गया, यहां गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो आप देख सकते हो कि देयर आर मल्टीपल वेज एंड इट इज क्रिएटिंग दैट कनाल सिस्टम वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो डिजाइन में फर्क है, कुछ नहीं। ये सबसे सिंपल वाला कौन सा है, एस्कोनॉइड, उसकी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, साइकोनॉइड, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला कौन सा है, ल्यूकोनॉइड। बस आपको इतना याद रखना है कि देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ वाटर कनाल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे सिंपल वाला कौन सा होता है, एस्कोनॉइड, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, साइकोनॉइड, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ल्यूकोनॉइड, ठीक है ना। चलिए अब जिसके बारे में बात करने वाले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। अब देखो वाटर कैनाल सिस्टम का कुछ ना कुछ तो पर्पस है, मैंने पहले बताया था। अब देखो इसका जो पर्पस होता है, उसका मेन पर्पस क्या है, ध्यान से अगर देखोगे तो पानी जो है कंटिन्यूअसली एनिमल के बॉडी से क्या हो रहा है, पास हो रहा है।
अब ये जो एनिमल है हमें पता है ये एक्वेटिक है, मतलब पानी के नीचे है, ठीक है। ये एक एक्वेटिक एनिमल है, मराइन है, प्लस मैंने क्या बताया था कि सबस्ट्रेटम में अटैच होता है। तो अगर कोई एनिमल सबस्ट्रेटम में इस तरह से अटैच है और वो डूबा हुआ है पानी में, है ना, दिस प्रेजेंट अंडर द वाटर, तो अब ये क्या कर रहा है, अपने बॉडी के थ्रू पानी को, जो सराउंडिंग एनवायरमेंट में पानी है, वाटर है, उसको अपने बॉडी के थ्रू कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, वो पास करवा रहा है। ऑस्टिया से पानी आ रहा है और ऑस्ट्रेलम से बाहर जा रहा है। इसका पर्पस क्या हुआ, देखो पर्पस ये है कि जो पानी जा रहा है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे, क्या क्या हो सकते हैं उसमें, सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, और क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा, है ना। तो फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये जो एनिमल है, ये क्या करेगा, ये करता क्या है, इस सिस्टम को यूज करके ये एब्जॉर्ब करता है। यहां पे है ना ये कोलार सेल, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। O2 को एब्जॉर्ब कर लिया और बदले में क्या रिलीज कर देगा, CO2। अच्छा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है। किसके लिए करेगा ये, पर्पस क्या है, क्यों करेगा ऐसा, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और रेस्पिरेशन के बाद क्या बनेगा, अमोनिया, जो कि वेस्ट सब्सटेंस है, उसको भी किस में रिलीज कर देगा, इसी पानी में, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इसी पानी में रिलीज कर देगा। तो आप देख सकते हो कि जो वाटर कैनाल सिस्टम है, इसी के लिए वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस एनिमल के पास है, इसीलिए एनिमल जिंदा रहता है। क्यों, क्योंकि उसका खाना, मतलब उसका फूड, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन के लिए आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना पड़ेगा, मतलब O2 लेना पड़ेगा, और बदले में क्या वापस आ जाएगा, क्या मतलब रिलीज करेगा, CO2। तो गैसियस एक्सचेंज से लेके न्यूट्रिशनल जो एब्जॉर्प्शन है, फूड को जो एब्जॉर्ब करना है, कैप्चर करना है, उसका भी क्या, कहां से मिलता है सब कुछ इनको, इसी वाटर कैनाल सिस्टम में। और जब रेस्पिरेशन हो गया उसके बाद जो अमोनिया, मतलब इनका ये बेसिकली जो क्या होते हैं ना, ये अमोनोटेलिक होते हैं। ये क्या होते हैं ना, अमोनोटेलिक, मतलब इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है आफ्टर द रेस्पिरेशन, दैट इज अमोनिया। तो ये क्या करते हैं, अमोनिया को भी उसी पानी में रिलीज करते हैं, मतलब खाना भी उसी से एब्जॉर्ब कर लिया, उसी पानी से जो कि बॉडी के थ्रू फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन जरूरत है उसको भी एब्जॉर्ब किया, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, और रेस्पिरेशन के बाद जो वेस्ट सब्सटेंस है उसे भी, मतलब एक्सक्रीशन भी उसी पानी में कर लिया। देखो कितना बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी ये जीता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम अगर हम कहेंगे इस एनिमल के केस में, वो क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इनके केस में डाइजेशन कैसा होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन, दे शो इंटरसेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब इनके केस में सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है। देखो अब तक हमने क्या बात किया कि इस एनिमल का हैबिटेट क्या है, एनिमल कहां पे रहता है, ससाइल है, मराइन है, सिमेट्री कैसा है, डाइजेशन कैसे करता है, फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, एक्सक्रीशन कैसे करता है, ठीक है, ये सब हमने बात कर लिया। अब हम किसके बारे में बात करें कि ये जो एनिमल है ना, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, हाउ इट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो इनके पास जो सेक्सुअल, मतलब इनकी बेसिकली क्या है ना, दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पहले ना एसेक्सुअली थोड़ा आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअली। तो स्पंजेस reproduce asexually by fragmentation, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फ्रैगमेंटेशन के बारे में, जानते होगे। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। अब सवाल है कि सर फिर ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है क्या, हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन इनके केस में जो सेक्सेस है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन है, वो अलग अलग इंडिविजुअल में नहीं है, एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में होता है। इसका मतलब क्या होते हैं ये क्या होते हैं, हार्माफ्रोडाइट। दैट मींस इनसाइड द सेम बॉडी बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं कि मान लो कि अगर ये स्पंज है तो सेम बॉडी में मेल ऑर्गन भी होगा, मान लो ये मेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों क्या बनाएंगे, रेस्पेक्टिव गैमेट्स। तो ये क्या बना देगा, मेल गैमेट, और ये क्या बना देगा, फीमेल गैमेट। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दो दे हैव द बोथ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनसाइड और इन द सेम बॉडी, तो यहां पे होता क्या है, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि शायद
अगर मैं बताऊंगा कि अगर पूछूंगा आपसे तो आपको लग रहा होगा कि सर फर्टिलाइजेशन कैसे होता होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है इंटरनल बेटा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। तो हम लिख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैन बी सीन। अच्छा, अब इसके बाद डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट इसका मतलब क्या हुआ? लार्वल स्टेजेस होगा। तो दो लार्वल स्टेजेस हमें दिखता है इसमें। क्या क्या है इनके केस में? पहला है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला। दूसरा कौन सा है? पैरेन्काइमुला। ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो लार्वा है दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है। तो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो स्पंजेस है दे शो टू डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके पास दो तरीके से रिप्रोडक्शन ही कर सकते हैं। असेक्सुअली भी कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं। असेक्सुअली कैसे करते हैं? बाय फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअली कैसे करते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट। एंड बोथ दी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द सेम बॉडी। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज और दे आर नोन एज हार्मेफ्रोडाइट। मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में बोल सकते हो जिनके केस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में है, वैसे एनिमल को हम कहते हैं हार्मेफ्रोडाइट। और भी हम आगे इसके इस तरह के एनिमल के एग्जांपल पढ़ेंगे। अच्छा, तो मेल और फीमेल गैमेट बन गया। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल। और डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। और हमें पता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? लार्वल स्टेज होगा। दो तरह के लार्वल स्टेज हमें दिखता है, एक होता है पैरेन्काइमुला और दूसरा होता है एम्फीब्लास्टुला। ठीक है। और ये जो लार्वा है वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अलग होता है। मतलब अगर हम उसको बाहर से देखेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे, तो जो मेन एडल्ट है उससे बिल्कुल अलग दिखता है। मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है? दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है। तो एक और भी चीज है, मैं आपको बस बताता हूं क्या होता है कि एक और मेथड है, मतलब और एक मोड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल टाइप, उसको हम कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग। तो उसमें क्या होता है ना, जेम्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? जेम्यूल्स। अब जेम्यूल्स क्या होता है? आप बोल सकते हो ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर करता क्या है? वो पानी में फ्लोट करता है। कब तक? जब तक उसको सुइटेबल सबस्ट्रेटम नहीं मिलता। और जहां पे सबस्ट्रेटम मिल जाएगा, मतलब एक बडी तो है, मतलब बड समझते हो, बडिंग। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बडिंग होता है। तो वैसे बड निकल के बाहर आ जाता है, वो फ्लोट करता है जब तक उसे प्रॉपर सबस्ट्रेटम नहीं मिलता। जब प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिल जाता है फिर वहां पे वो नया स्पंज ग्रो कर जाता है। बस इतना ही है। ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो स्पंजेस के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके हैबिटेट है, हमने वो सब पढ़ लिया। अब हम कुछ एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में उसके बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है हमारा साइकॉन। सबसे पहला एग्जांपल क्या है बेटा? साइकॉन। और इसी को लेके हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड एग्जांपल। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे आपको दिखेगा दिस इज द रियल इमेज ऑफ अ साइकॉन। साइकॉन ऐसा ही दिखता है। दूसरा एग्जांपल अगर देखोगे तो ये कौन सा है? स्पॉन्जिला। क्या बेटा? ये स्पॉन्जिला। याद करो मैंने बताया था इट इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज यू स्पॉन्जिया। ये कौन सा है? दिस इज यू स्पॉन्जिया। यू कैन सी। ठीक है। दिस इज यू स्पॉन्जिया। अब सबके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा ताकि आपको याद रखने में इजी रहे। सबसे पहला जो है, ये जो साइकॉन है, इनके इनके केस में जो लार्वल स्टेज हमें दिखता है वो है एम्फीब्लास्टुला। इस तरीके से हम उसको आप उसको याद रख सकते हो कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा हमें साइकॉन के केस में दिखता है। अलग अलग जो एग्जांपल है सबके लिए मैं अलग अलग यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। जैसे अभी नेक्स्ट जो है स्पॉन्जिला, ये एक फ्रेश वाटर स्पंज है। आप देखोगे तो उसका कलर ना थोड़ा ग्रीनिश होता है। और ये जो ग्रीन कलर है ना वो वैरी करता है, मतलब अलग अलग डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन कैन बी सीन इन केस ऑफ स्पॉन्जिला। और ये कलर स्पंज मतलब स्पंजेस खुद से नहीं बनाता है। एक्चुअली यहाँ पे एक सिम्बायोटिक एल्गी इस स्पंज के साथ रहता है और उस एल्गी का मतलब जो पिगमेंटेशन जैसा ग्रीन कलर का होगा, जिस तरह की शेड का ग्रीन होगा, स्पंजिला भी वैसा ही दिखता है। So the color of the spongilla, it is not responsible, but the color of the spongilla is actually because of that who is responsible? Algae is responsible, जो कि इसके साथ किस तरह से रह रहा है? symbiotic relationship में रह रहा है। And the last but not the least, that is Euspongia, जिसे हम कहते हैं बस स्पॉन्ज। आप देख सकते हो this is very soft,
आपको समझ में आ रहा है, वेरी सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि जो इसका एंडोस्केलेटन है वो किससे बना है? स्पॉन्जिन फाइबर। मैंने बताया था आपको, स्पॉन्जिन फाइबर। अब स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है? इट इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसीलिए ये जो स्पंज है, क्योंकि इसका एंडोस्केलेटन किससे बना है? स्पॉन्जिन फाइबर से, इसीलिए बहुत सॉफ्ट होता है। इसीलिए हम इसको नहाते वक्त या नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम है बथ स्पॉन्ज। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? बथ स्पॉन्ज। ठीक है, तो इसी के साथ जितने भी एग्जाम्पल और जो भी हमको पढ़ना था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया है। एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ लिया है। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताया है इन तीनों एग्जाम्पल्स के बारे में, ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, याद करने में इजी हो जाए। अब हम कुछ मतलब कुछ और स्पंजेस के बारे में हम देखेंगे, या उसके इमेजेस देखेंगे जो कि सिलेबस में नहीं है, बट हम देखेंगे थोड़ा सा फन के लिए या इंटरेस्ट के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियोना, यहाँ पे दिख रहा होगा ल्यूकोसोलेनिया, यहाँ नीचे दिख रहा होगा यूप्लेक्टेला, ये है शेलिना, ये अलग अलग सब यहाँ पे स्पंजेस है। मैं सबके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो ऐसे नहीं दिखा रहा हूं मैं। ये जो क्लियोना है ना, इसे बोला जाता है बोरिंग स्पंज। बोरिंग मतलब जो बोर करते हैं ना, बोरिंग मतलब जो खुदाई करता है, बोरिंग। तो ये जो स्पंज है ना, ये पत्थर के ऊपर, स्पेशली कैसे पत्थर, कैसे स्टोन, जो कि कैल्केरियस स्टोन है, उसके ऊपर अगर ये सेटल हो जाए ना, तो उसमें वो छेद कर सकता है, उसमें बोरिंग कर सकता है। इसलिए इसका नाम है बोरिंग स्पंज। ठीक है, दूसरा क्या है? ल्यूकोसोलेनिया। अब ये ल्यूकोसोलेनिया जो क्या है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्या है ना, इसमें नॉर्मली जो स्पंजेस होता है, मैंने आपको बताया था, वो एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन ये ल्यूकोसोलेनिया जो है वो सिमेट्रिकल होता है बेटा। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यूप्लेक्टेला के बारे में। यूप्लेक्टेला का जो एंडोस्केलेटन होता है, वो जापान में लोग इसको क्या करते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब गिफ्ट के हिसाब से यूज किया जाता है। जापान में लोग शादियों में लोगों को ये एंडोस्केलेटन, यूप्लेक्टेला स्पंज का एंडोस्केलेटन गिफ्ट करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो स्पंज इस मतलब आप सोच रहे थे कि एकदम बहुत ही समुद्र के नीचे रहता होगा, कैसा एनिमल होता होगा, इसका क्या ही यूज है? बहुत सारे यूजेस है। इवन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्पंजेस के ऊपर, स्पंजेस के साथ बहुत सारे, जैसे भी हमने पढ़ा, मैंने बताया कि स्पंजेला के केस में एल्गी उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। तो साइंटिस्ट अभी बहुत रिसर्च कर रहे हैं उस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि स्पंजेस के साथ है, उससे अगर कोई हम एंटीबायोटिक, एंटी कैंसरस दवाइयां निकाल पाए, उसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है ना। चलिए और कुछ देख लेते हैं। ये भी हम देखें, हाइलो यहाँ पे जो हाइलोनिमा है, ये एक एग्जांपल है। दूसरा है साइक्लोन, फिर से हमने भी देखा हाइलोनिमा कैसा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो फाइलम है ये यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम। थैंक यू।